प्रणाम मित्रों। भारत की राजनीति में जातिगत आरक्षण एक प्रमुख स्थान रखता है और इसी जातिगत आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक निर्णय दिया था। इस निर्णय में यह था कि जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाए। अनुसूचित जाति व जनजातियों में जो जातियां कमजोर हैं, जिनको कि सरकारी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको दिया जाए। तो इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इन अनुसूचित जनजातियों जातियों में उपवर्गीकरण किया जाए। लेकिन भारतीय राजनीति जो है वह जातिगत आरक्षण और जाति के आधार पर ही चलती है, इसलिए इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और इसका व्यापक प्रभाव 17 राज्यों में दिखाई दिया। और इन्हीं व्यापक प्रभाव के कारण जो भी राजनीतिक दल जो जातिगत आधार पर चलते हैं, उनकी अब प्रक्रियाएं आना स्टार्ट हो गई हैं। सर्वप्रथम इसमें प्रक्रिया जो दी गई है वो मायावती जी द्वारा दी गई है, जो कि बीएसपी की सुप्रीमो है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे मायावती जी का क्या मत था, उन्होंने क्या मत दिया, इस पे कांग्रेस का क्या मत था, बीजेपी का क्या मत है। और जिस प्रकार से अगर बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है और बीएसपी कह रही है, तो अगर इस प्रकार से जो आरक्षण अगर रखा जाता है, उनके मत के अनुसार अगर रखा जाता है, क्या इससे अनुसूचित जनजाति और जातियों पर कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं फर्क पड़ने वाला है? क्या उससे उनका फायदा होने वाला है कि नहीं फायदा होने वाला है? और एक यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि क्या मायावती जी ने कभी शराबबंदी पे कभी कोई बात कही? और सरकारी योजनाएं दलितों को नहीं मिल पा रही है, अनुसूचित जाति व जनजाति को ठीक पर नहीं मिल पा रही है, इसके लिए उन्होंने कोई कभी अभियान चलाया है? इन्होंने इनके शिक्षा के बारे में कोई अभियान चलाया है? इन्होंने इनके स्वास्थ्य के बारे में कभी कोई अभियान चलाया है? जब सत्ता में रही तो उन्होंने क्या किया वही जानती हैं। और लेकिन सत्ता में न रहते हुए भी उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने 20 से 25 सालों के बीच में उन्होंने क्या किया है दलितों के लिए, इस पर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अभी मायावती जी ने कल के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका वीडियो आप लोग देखें। अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथ लिया और आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जो कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर संविधान की प्रति लेकर घूमते थे और रैलियों में उसे लहराते थे तथा बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब उनसे पूछे कि आज वे लोग कहाँ हैं जब आरक्षण के माध्यम से संविधान के वास्तव में हमला हो रहा है, तो वे लोग चुप क्यों बैठे हैं? और उन्हीं लोगों को ऐसा कृत विश्वासघात है नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा भी उन्होंने बीजेपी पर यह तंज कसते हुए कहा कि किंतु कि अब संसद की इस सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तिथि से पूर्व कल दिनांक 9 अगस्त 2024 के शाम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और निश्चित तिथि से पूर्व दिनांक 9 अगस्त 2024 को शाम को काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया असंवैधानिक निर्णय बना रहे और बीजेपी केंद्र सरकार की मंशा और जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी वह बनी रहे, जिसके तहत कि समूचे SC/ST वर्ग के क्रीमी लेयर के बहाने उनके उपवर्गीकरण को उनको आरक्षण के लिए हमेशा से वंचित कर दिया जाए और धीरे धीरे वंचित कर दिया जाए। और आगे मायावती जी यह कहती हैं कि यह ST/SC के 40 करोड़ जनता के साथ में धोखा है, विश्वासघात है। आगे भी मायावती जी ने कहा कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से कार्य करना, जिनमें कि उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर उनमें से मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां, जिसमें कि ST और SC वर्ग के आरक्षण उपलब्ध था, वो खत्म कर दिया गया है और लाखों पदों को खाली रखा गया है। और देश में लाखों पद जो कि ST/SC के वर्ग के लिए आरक्षित थे, उन्हें सालों खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को दे दिया गया है। और कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कांग्रेस के खड़गे द्वारा भी किया गया और सेम यही बातें कही गई हैं, कुछ अलग कहा नहीं गया है कि कांग्रेस भी यह चाहती है कि क्रीमी लेयर की जो प्रक्रिया है वह न रखी जाए, आरक्षण में उपवर्गीय न किया जाए, ऐसा उनका मत है। लेकिन बीजेपी ने भी इसमें वही मत किया है गया है और सारी बातें तो वही कही गई हैं। बीजेपी ने भी अपना मत रखा हुआ है, यह मत कुछ इस प्रकार से है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है
और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा पहले मिल चुकी है, जिनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, उन्हें क्रीमी लेयर में क्यों न रखा जाए। और दूसरा यह कि जिन जातियां को, जो अनुसूचित जाति व जनजाति हैं, जिनमें जिन जातियों को लाभ कम मिल पा रहा है, जो जैसे भंगी समाज जो है, नाले साफ करने वाले समाज जो है, जो कि बहुत ही कम जागरूक हैं, उनकी शिक्षा का लेवल बहुत ही कम है, तो उनको उसका लाभ आरक्षण में क्यों न दिया जाए। उनको अगर क्रीमी लेयर को इसकी सुविधा मिल चुकी है आरक्षण की, उनको अलग करना पड़ेगा, तभी इन नीचे की जातियों को इसका आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। नहीं तो ये राजा का बेटा ही राजा रहेगा, कभी गरीब का बच्चा राजा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आजकल के जो फॉर्म, सरकारी फॉर्म निकलते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। आने जाने का जो परिवहन होता है वो बहुत महंगा होता है, जिसको कि गरीब आदमी को अफोर्ड करना मुश्किल है। क्योंकि लगभग जो भी फॉर्म आते हैं वह 200 या 300 रुपए के होते हैं, कोई तो 1500 रुपए के होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, रहने का खर्च जो होता है, अगर एक व्यक्ति अगर नॉर्मली देखा जाए तो वह एग्जाम देने जाता है तो 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। और हर महीने में 1 या 2 वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं जिनके लिए वो फॉर्म भरता है, और आने वाले वक्त में अब वो आती हैं जब, तो उनको जब एग्जाम देने जाना होता है तो 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो यह गरीब व्यक्ति खाए कि वो सरकारी फॉर्म में पैसा खर्च करे, यह सोचता है। लेकिन जिन लोगों के पास यह सुविधा उपलब्ध है, उनके माता पिता जिनके सरकारी नौकरी में हैं, तो वो लोग तो अपने बच्चों को यह सब पैसे दे सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा। लेकिन गरीब व्यक्ति जब वह आरक्षण के लिए जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, बल्कि उससे बेहतर सुविधा पाने वाले व्यक्ति को अगर लाभ मिल जाएगा, तो यही प्रक्रिया अगर बनी रहेगी तो गरीब से निचला आदमी कैसे उठेगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब किसी भी राजनेता ने नहीं दिया कि गरीब कैसे उठेगा, गरीब की शिक्षा का विस्तार कैसे किया जाएगा। दलितों की प्रमुख जो समस्या है वह आरक्षण नहीं है। आरक्षण के माध्यम से आप कितनी नौकरियां दे सकते हैं, और सरकारी नौकरियां कितनी निकल रही हैं। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, उनका जो आंकड़ा होता है वो कम होता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए 1000 नौकरियां निकलती हैं तो उसमें कितने ST SC को मिलेगा, बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर उनको अन्य संसाधनों से किया जाए, उनको व्यवसाय सिखाया जाए, उनको लोन की सुविधा दी जाए, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उसके माध्यम से उनका ज़्यादा भला हो सकता है, बशर्ते कि आरक्षण का जो, या जातिगत आरक्षण का जो हथकंडा है उसके बजाय। और दलितों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, वो एक समस्या है शराब की। शराबबंदी के बारे में कोई भी नेता बात नहीं करता है। मायावती जी ने आज तक कितनी शराबबंदी पे अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, वो आप देख लीजिए उठाकर। कभी उन्होंने किया हुआ है? सरकारी योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उनके विवादों के कारण वो दलितों को नहीं मिल पाती है। जो दलित जागरूक नहीं है उसको तो कभी मिल ही नहीं पाता है। उन्होंने किसी सरकारी योजना जो आई हो और उसके बारे में उन्होंने कभी प्रचार किया हो, उनकी पार्टी ने कभी प्रचार किया हो, शराबबंदी पे उन्होंने कभी कुछ निकाला हो। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं गरीबी में, वो उनके लिए उन्होंने शिक्षा की कोई व्यवस्था की है, उनकी पार्टी ने कोई व्यवस्था की है। आज वो आरक्षण केवल जो कि मुंह से बातें की जा सकती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है कि जिससे वो दलितों को लाभ हो सके, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ हो सके। ना केवल यही मायावती ही, बल्कि और भी पार्टियां इसमें शामिल हैं। मात्र केवल सत्ता में रहकर ही दलितों का भला नहीं किया जा सकता है, वो बिना सत्ता में रहे भी उनमें जागरूकता अभियान चलाकर भी किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता के लोभ के लिए, सत्ता को पाने के लिए अपने हथकंडों को यूज करती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा हथकंडा है आरक्षण। और आरक्षण पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है वह दलितों की भलाई के लिए है, न कि उनके अधिकारों का हनन करने के लिए है, उनमें फूट डालने के लिए है, बल्कि उनकी यह भलाई के लिए है। जिन दलितों को इसका अधिकार, आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है, उनको अलग किया जाए, और जिन दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको ऊपर लाया जाए। यही सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, और यही मंशा हम सभी देशवासियों की भी होनी चाहिए। अगर हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विकासशील बनाना चाहते हैं, देश में हर जगह अगर खुशियाँ चाहते हैं, तो इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपके विचार और मेरे विचार अगर समान है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।